फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 16 का 1 से लेकर 50 तक और 50 से लेकर 61 51 से लेकर 61 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हम लोग की क्लास में 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन पिछले बार डिस्टर्बेंस के कारण 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर पाए थे। इस क्लास में हम लोग 61 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा। हम लोग अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 के इंटरफेस पर आ चुके हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन है। तो व्याख्या से संबंधित सही कथन पूछा जा रहा है। तो कौन कौन सी व्याख्या से जुड़ा हुआ है, कौन यहाँ पर सबसे जरूरी व्याख्या से जुड़े हुए क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन का तरीका याद होना चाहिए। ये नया तरीका है जो 3 स्टेटमेंट, पहले 2 ही स्टेटमेंट दिया जाता था, अब 3 स्टेटमेंट आ चुका है। तो इसमें भी वही है कि स्टेटमेंट पहले याद कर लीजिए, उसके बाद से तब क्वेश्चन पढ़िए। स्टेटमेंट घर से पहले ही से याद रख लेना है कि हम लोग ये तरीका होता है 2 तो सही है और एक ही व्याख्या करता है, या फिर नहीं इससे जुड़ा हुआ केवल एक ही व्याख्या करता है कि दोनों मिलकर व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सबसे पहले याद होना चाहिए, सॉरी ऑप्शन याद होना चाहिए, तब स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। और ऑप्शन पढ़ते समय भी सही गलत का ध्यान रखना चाहिए और व्याख्या से संबंधित का ध्यान रखना चाहिए। 2 और 3 पढ़ने के बाद देखिए ऐसे दिया हुआ है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। ये दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर और उसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ दो सही हैं, लेकिन केवल एक ही कथन एक की व्याख्या करता है, इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट आप लोग ऑप्शन याद हो जाना चाहिए सबसे पहले, तब क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए हर साल 10 से 15 क्वेश्चन अब पूछ लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट है, पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा गहरी लाल या नारंगी रंग का हो जाता है। तो और इसके बाद से है हम लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का पथ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की तुलना में झुका हुआ है। उसके बाद से है सेकंड नंबर स्टेटमेंट ये है, तो एकदम सही लग रहा है। और यहाँ पर अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी पर होने वाले सभी सूर्योदय एवं सूर्यास्त की रोशनी से चमकता है। तो यहाँ पर जब दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 जो पढ़ेंगे, तो ये दोनों के दोनों एकदम सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या की जब बात सूर्योदय एवं सूर्यास्त की रोशनी से चमकता है, या दोनों के दोनों सही है। और लेकिन यहाँ पर दोनों पहला नंबर जब पढ़ेंगे, पहला नंबर भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या केवल कौन करता है जी? तो चंद्रमा को पूर्ण चंद्रग्रहण किसके दौरान, ये जो है 3 नंबर तो इसकी व्याख्या कर लेता है। 3 नंबर पढ़ने के बाद इसकी पेपर है, पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी पर होने वाले सभी सूर्योदय एवं सूर्यास्त की रोशनी से चमकता है, तो एकदम सही है। और रोशनी से चमकने के कारण ही जब सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा का रंग सूर्य के समान या फिर थोड़ा सा स्लाइटली स्वर्ण के समान गहरे लाल रंग या नारंगी रंग का दिखाई देता है। तो 3 नंबर पे व्याख्या करता है, लेकिन दूसरा नंबर झुका होने से और चमकने में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर एक ही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप लोग ऑप्शन याद होगा तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, बी नंबर सही है। कथन 2 और 3 तो दोनों सही है, लेकिन केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करना है, कैसा विचार करना है जी? तो यहाँ पर सही कथन पर विचार करना है। और कैसा है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसे करके दिया हुआ है ऑप्शन। तो देख लेते हैं। जुकू घाटी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है जी। जुकू घाटी दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद से पार्वती घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। और यहाँ पर दे रहा है नुब्रा घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है जी। और ऑप्शन का तरीका क्या है? यहाँ पर जुकू घाटी जो है, जुकू घाटी वास्तव रूप में अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि मणिपुर में स्थित है। MNP शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, मणिपुर में स्थित है। और वहीं पर जब बात करें पार्वती घाटी, तो पार्वती घाटी उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर नुब्रा घाटी जो दे रहा है, यह नुब्रा घाटी यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर हम लोग का आंसर, यहाँ पर तीनों के तीनों गलती दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन गलती दिया हुआ है। नुब्रा घाटी कहाँ पर है? तो लेह में है, लद्दाख या लेह कह सकते हैं। नुब्रा घाटी प्रसिद्ध घाटी है नुब्रा घाटी। तो तीनों के तीनों गलती है, तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूवैज्ञानिक क्या जी? भूवैज्ञानिक काल एवं मापक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूवैज्ञानिक मापक्रम के संदर्भ में विचार करना। भूवैज्ञानिक समय इकाई प्रमुख घटना है। और भूवैज्ञानिक समय इकाई, उसके बाद से प्रमुख घटना के बारे में, मतलब कि किस कल्प में कौन सी घटना घटी। यहाँ पर कार्बोनिफरस युग में सभी सरीसृपों का आविर्भाव। और यहाँ सबसे पहले हम लोग ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। ऑप्शन देखने से कोई फायदा नहीं है, कैसे कि यहाँ पर केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसे दिया हुआ है। ऑप्शन देखने से और सही कथन का चयन कर लेना, ये ध्यान रखिएगा, सही कथन केवल देखने से फायदा है। ये ऑप्शन जब आ जाए तो अभी लगाना है, ना तो छोड़ देना आंसर। एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगा इसमें। यहाँ पर दे रहा है कार्बोनिफरस कल्प और दे रहा है सरीसृपों का आविर्भाव। उसके बाद से क्रिटेशियस कल्प, मार्सुपियल्स का आविर्भाव, जुरासिक कल्प पक्षियों का आविर्भाव, उसके बाद से कैम्ब्रियन कल्प स्तनधारियों का आविर्भाव। तो यहाँ पर कैम्ब्रियन कल्प जो दे रहा है कि कैम्ब्रियन कल्प में स्तनधारियों का, एकदम सरासर गलती है, कैसे कि ये तो पुराना कल्प न है जी, मतलब कि ये प्री पैलियोजोइक में आता है। किस में आता है जी? तो प्री पैलियोजोइक आप लोग पढ़े होंगे। तो प्री पैलियोजोइक में एक कैम्ब्रियन आता है, तो प्री पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन आता है। तो प्री पैलियोजोइक इसीलिए नाम रखा ही गया है, जब पृथ्वी पर अभी जीवों का उद्भव नहीं हुआ था। तो प्री पैलियोजोइक अभी पृथ्वी ठोस रूप में बदला था, सागरों का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर भूखंडों का निर्माण हो रहा था, अभी तरह तरह के पर्वतों का निर्माण हो रहा था। इसमें स्तनधारी कहाँ से आएंगे?
अभी प्री पैलियोजोइक इसीलिए नाम ही दिया गया है। युगों का नाम आप लोग सुने होंगे कि युग का नाम प्री पैलियोजोइक और पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक मतलब कि अभी जीवों का जन्म नहीं हुआ था और उसके बाद से आता है पैलियोजोइक जिसमें जीवों का जन्म होने लगा और सभी प्रकार के जीव स्तनधारियों तक का विकास हुआ। स्तनधारियों तक का नहीं, स्तनधारियों से पहले तक का विकास हुआ। यहाँ पर ये चौथा नंबर एकदम सरासर गलती है, लेकिन बाकी सब ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है कि जुरासिक में पक्षियों का आविर्भाव हुआ, क्रिटेशियस में मार्सुपियल्स का आविर्भाव हुआ और कार्बोनिफरस में सरीसृपों का आविर्भाव हुआ। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 3 सही है लेकिन चौथा गलती है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भूगोल के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला टू सिस्टम इंटरैक्शन किससे संबंधित है? टू सिस्टम इंटरैक्शन किससे संबंधित है जी? यहाँ पर दे रहा है टू सिस्टम इंटरैक्शन के संदर्भ में दे रहा है। टू सिस्टम इंटरैक्शन के संदर्भ में है यहाँ पर कि हिमालयी क्षेत्र में विवर्तनिक प्लेटों की गतियों से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को गंगा नदी तंत्र से जोड़ने से है। उसके बाद से है मानसून गर्त और एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के संगम से बना है ये। उसके बाद से है विंध्य पर्वत श्रेणी के समानांतर जल विभाजक से बना है। टू सिस्टम इंटरैक्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानसून गर्त और एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के संगम से बनता है टू सिस्टम इंटरैक्शन। विशेषकर यह उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्रों में हिमालयी राज्य और पंजाब में ऐसा टू सिस्टम इंटरैक्शन बनता है। मानसून गर्त का निर्माण हो जाता है और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से भी वर्षा आता है। पश्चिमी विक्षोभ कौन सा है जी? तब जो भूमध्य सागर से वर्षा आता है। और दूसरा है यहाँ से उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम से भी मानसून का क्षेत्र जाता है, लेकिन यहाँ से दोनों जगह से इसमें वर्षा प्राप्त हो जाता है। गर्मी के दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त हो जाता है। कहाँ पर? पंजाब और हिमालयी राज्यों में, जैसे पंजाब और कह सकते हैं उत्तराखंड में। पंजाब एवं उत्तराखंड के क्षेत्रों में यूके कर देते हैं। पंजाब एवं यूके के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ से भी बढ़िया वर्षा प्राप्त हो जाती है और नियंत्रित मात्रा में प्राप्त हो जाती है और इधर दक्षिण पश्चिम मानसून से भी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर फसलें बेहतर तरीके से उग जाती है। बिहार और यूपी की तुलना में ज़्यादा बेहतर फसल उत्पादन होता है क्योंकि दोनों मानसून में धान के सीजन में भी बढ़िया वर्षा मिल जाती है और गेहूं के सीजन में भी इससे वर्षा मिल जाती है। इसीलिए इसको टू सिस्टम इंटरेक्शन कहा जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्टर स्केल और मार्केली स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिक्टर स्केल और मार्केली स्केल के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है, जबकि मार्केली स्केल उसके परिमाण को मापता है। इसके बाद से यहाँ पर रिक्टर स्केल जो है यंत्रीय माप पर आधारित है। वहीं पर मार्केली स्केल लोगों जो है और संरचनाओं पर देखे गए प्रभावों पर आधारित है। तो यहाँ पर एक दूसरा नंबर तो सही है कि रिक्टर स्केल जो है यंत्रीय माप पर केवल माप लेता है, लेकिन मार्केली स्केल इसकी संरचनाओं पर कौन सा प्रभाव पड़ा है उसके अनुसार अपना दिखाता है अपने अपनी तीव्रता को मार्केली स्केल। तो यहाँ पर दूसरा नंबर तो सही है, लेकिन जो दे रहा है रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, जबकि मार्केली स्केल उसके परिणाम को। तो यहाँ पर ये गलती है क्योंकि रिक्टर स्केल का मुख्य काम है परिणाम दिखाना और वहीं पर जो मार्केली स्केल है वो तीव्रता दिखाता है। दोनों का उल्टा कर दिया तो इसलिए एक नंबर गलती हो जाएगा। और क्या चयन करना है तो सही कथन चयन करना है। यहाँ पर बी 2 नंबर सही है तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन डॉक्टर विंड के नाम से प्रसिद्ध है? डॉक्टर विंड के नाम से प्रसिद्ध कौन सी है जी? तो यहाँ पर एकदम ये ज्योग्राफी का काफी लोकप्रिय और सबसे पॉपुलर क्वेश्चनों में से एक है, जिसका नाम है थर्मटन। डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। इसका विशेषता क्या है जी? तो यहाँ पर एक तरह से कहें तो आप लोग दक्षिण अफ्रीका का ये क्षेत्र देखे होंगे, पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ से कुछ इस तरह से है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर है हम लोग का सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल से जब यहाँ पर गर्म पवन चलती है तो गर्म पवन तो आप हर कोई कहेगा कि ये तो ज्यादा हानिकारक है, लेकिन वास्तव में ये हानिकारक नहीं होती। जब ये गर्म पवन यहाँ पर चलती है और जाकर यहाँ पर सागरीय क्षेत्र में गिनी के तट पर जाकर जब ये आती है तब यहाँ पर समुद्री पवन और ये गर्म सहारा का गर्म जब एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पर सुहावना मौसम का निर्माण होता है और काफी स्वास्थ्य प्रदायक यहाँ पर मौसम का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसको डॉक्टर पवन या फिर हरमट्टन कहा जाता है। मोरक्को में भी ये क्षेत्र इस तरह का हवा चलता है और इससे रोग ठीक होते हैं। जैसे कहते हैं कि हम लोग भारत में कि गंगा नदी से रोग ठीक होते हैं, वैसे ही हरमट्टन पवन जब चलने लगता है तो बीमार लोगों को भी स्वस्थ कर देता है। इसीलिए डॉक्टर पवन कहा जाता है यहाँ पर। और कोई रोग, ज्यादातर रोग नहीं होते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भारत की नई मानक मध्याह्न रेखा को वर्तमान भारतीय मानक मध्याह्न रेखा से ठीक 5 डिग्री पश्चिम में निर्धारित किया जाए तो तथा अन्य सभी परिस्थितियां नींद का समय अपरिवर्तित रहे तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं कथन का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा है कि मानक समय के संदर्भ में, तो यहाँ पर ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 है नई दिल्ली और मुंबई में सूर्योदय के बीच समय अंतराल में वृद्धि होगी। इसके बाद से है अरुणाचल प्रदेश का एक विद्यार्थी जब प्रातः काल उठेगा तो घड़ी के समय पहले की अपेक्षा अधिक बार दिखेगी। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, क्या विचार करना है तो सही कथन पर चयन करना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। दोनों का दोनों एकदम सही है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग अपने मानक मध्याह्न रेखा को ठीक 5 डिग्री पश्चिम की तरफ निर्धारित कर देंगे, अर्थात वर्तमान में मानक मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से। एक तरह से इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो जब अगर मान लीजिए कि इसको मध्याह्न रेखा को पीछे कर दें, तब यहाँ से निर्धारित होगा समय, जो यहाँ पर समय निर्धारित होगा, तब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी उसी को माना जाएगा। उसके बाद से दिल्ली में जो होगा, उसके बाद से जो मुंबई में होगा, समय जो होगा अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर समय अंतरालों में वृद्धि हो जाएगी, एकदम सही है। तो यहाँ पर और दूसरा नंबर है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले से अधिक समय हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर सूर्य जब आएगा तब इसको यहाँ पर सुबह माना जाएगा और तब यहाँ पर 6 बजेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 6 बजेगा। अरुणाचल प्रदेश में भी वर्तमान में भी 6 जो बजता है, तो
हम लोग का यहाँ सूर्योदय जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, अभी सूर्योदय के समय 6 बजता है कभी-कभी। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य काफ़ी जैसे हम लोग का सिचुएशन 9 बजे होता है, वैसा सिचुएशन अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सुबह में ही हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और भी तब आगे जैसे ही पीछे ये कसक मध्याह्न रेखा, तब ये सूर्य 9 बजे क्या तब 10 बजे हो जाएगा या फिर साढ़े 9 बजे जो सिचुएशन हम लोग के यहाँ आता है वर्तमान में, वह सिचुएशन अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। मतलब कि समय में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर के तलीय उच्चावच लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्री नितल के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तलीय उच्चावच लक्षणों के संदर्भ में कौन सा भाग जो है कि समुद्री नितल के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? जी, तो यहाँ पर तेरा महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, वितलीय मैदान, महाद्वीपीय उभार। यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वितलीय मैदान इसको कहते हैं। समुद्री नितल के सर्वाधिक क्षेत्रफल का विस्तार वितलीय मैदान, जो कि समुद्र का अगर देखिएगा तो ऐसे समुद्र जो होता है तो इसको मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट कुछ इस तरह से महाद्वीप जो होता है, तो यहाँ पर इसको महाद्वीपीय मग्न तट जो महाद्वीप का भाग होता है, अगर जल उस पर होता है, मान लीजिए कि ये समुद्र है, यहाँ पर जल है, इसमें भरा हुआ है और यहीं से द्वीप शुरू हो गया था, यहाँ से यहाँ तक के भाग को महाद्वीपीय मग्न तट बोला जाता है। आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे। महाद्वीपीय ढाल, यहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा ढला यहाँ पर ढलाव हुआ है, इसको महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। और महाद्वीपीय उभार, कुछ भाग ऐसा होता है जो कि ऐसे उभरा होता है, बाद में भी जाकर ऐसे उभर जाता है, इसमें भी जल होता है, ये भी ढका होता है, तो इसको महाद्वीपीय उभार बोलता है। महाद्वीपीय मैदान, वितलीय मैदान इस क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ पर देखने में ही बड़ा लग रहा है, तो बोल ही रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो वितलीय मैदान का हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कैसे विचार करना है, तो सही कथन पर विचार करना है। और ऑप्शन नंबर ए, यह पहली बार था जब विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भारत में पहली बार। इसके बाद से इस प्रतिस्पर्धा का आधिकारिक शुभारंभकर विराज नामक ये एक युवा हाथी था। यहाँ पर कह रहा है कि युवा हाथी को, विराज नामक युवा हाथी को शुभंकर रखा गया था। जी, यहाँ पर सही, दोनों के दोनों सही है कि पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में आयोजित किया गया है और यह जो है शुभंकर इसका विराज रखा गया था, एक जो कि एक युवा हाथी था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जापाद तथा ब्राइट स्टार पद सुर्खियों में रहे हैं। ये हैं जापाद तथा ब्राइट स्टार सुर्खियों में रहे हैं, तो ये कौन से हैं? यहाँ पर दे रहा है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें, रॉक प्रक्षेपक, क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापाद और ब्राइट स्टार जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास हैं। जापाद और ब्राइट स्टार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय पौनी, उसके बाद से क्षेत्र दे रहा है, अर्थात चुनना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है। सही कथन पर विचार करना है यहाँ पर। और यहाँ पर तेरा आम्र वर्षा तटीय कर्नाटक में है, पुष्प वर्षा केरल में, आंधी मध्य भारत का रहा है, उसके बाद काल वैशाखी असम में। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चारों के चारों एकदम सही है कि आम्र वर्षा कहाँ पर होती है जी, तो तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है। और उसके बाद से है यहाँ पर पुष्पों की वर्षा केरल में होती है, जिसको ब्लॉसम सावर कहते हैं। और यहाँ पर आंधी मध्य भारत में आंधी कहा जाता है, जैसे मध्य भारत का बिहार में ही ले लीजिए, इसको आंधी कहा जाता है, क्योंकि यह आम को तोड़ने का काम करता है। जितना अचार बनता है उत्तर प्रदेश और बिहार में सारा का सारा ये आंधी से आता है। इसके बाद से काल वैसाखी जो है असम में और पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारा का सारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कर लेते हैं। और क्या क्या विचार करना है जी, तो सही नहीं है। कौन सा ऐसा है जो कि सही नहीं अर्थात गलत है? यहाँ पर तेरा समताप सीमा के समीप का औसत तापमान क्षोभ सीमा के समीप के औसत तापमान से अधिक होता है। इसके बाद से समताप मंडल वायुमंडल की एकमात्र परत है जहाँ ओजोन पाया जाता है। वायुमंडल की एकमात्र परत है जहाँ ओजोन पाया जाता है। उसके बाद से तापमंडल वह परत है जो समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित होता है। यहाँ पर और ऑप्शन का तरीका क्या है जी, तो सही कथन गलती जो है, गलती चयन करना है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला, अर्थात जो सही हो जाएगा तुरंत इसमें से निकाल दिया जाएगा। सही जैसे ही होते ही कहिए कि उसमें से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर जो दे रहा है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, तो 4-5 दांत दिखा खुश हो जाना चाहिए। 5 दांत यहाँ पर दिखा देना है, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है और एक भी सही हम लोग का मिल जाएगा, तो हम लोग आंसर के आसपास पहुंच जाएगा। यहाँ पर जो दे रहा है समताप सीमा के समीप का औसत तापमान क्षोभ सीमा के समीप के औसत तापमान से अधिक होता है, बताइए। तो यहाँ पर एकदम सही है। ये यहाँ पर यह सही जैसे ही हुआ, तो जहाँ-जहाँ 1 नंबर होगा यह नहीं हो पाएगा, किसी की गलती पूछा जा रहा है। और यहाँ पर इसकी तो सही है, ये भी सही है, तो नहीं वाला हम लोग को चयन करना था। 2 नंबर तो एकदम परफेक्ट है कि 2 नंबर गलती है, तो 2 नंबर वाला होगा। 3 नंबर पढ़ लेते हैं। तापमंडल वह परत है जो समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। तो तापमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, तो एकदम सरासर गलती है। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों के दोनों गलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हम लोग का 73 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल नीनो के संदर्भ में कौन सा से सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है जी, तो यहाँ पर तेरा अल नीनो का तात्पर्य जो है दिसंबर के आसपास पेरू के तट के निकट उष्ण महासागरीय जलधारा की उपस्थिति से है। दिसंबर के आसपास पेरू के तट के निकट उष्णकटिबंधीय महासागरीय जलधारा के उपस्थिति से है। उसके बाद से है हिंद महासागर। सही यहाँ पर हिंद महासागर इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में वायु दाब में वृद्धि को अल नीनो का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। उसके बाद भारत में अल नीनो का उपयोग दीर्घकालिक मानसूनी वर्षा के पूर्वानुमानों के लिए किया जाता है। उसके बाद से अल नीनो वर्ष में भारत में सदैव सामान्य से कम वर्षा होती है।
यहाँ पर सही आंसर एकदम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल नीनो वर्ष में भारत में सदैव सामान्य से कम वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना पर विचार कीजिए, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। त्योहार, राज्य और प्रमुख महत्व। पोंगल तमिलनाडु, इसका नाम चावल, दूध और गुड़ को उबालकर बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन के नाम से रखा गया है जी, पोंगल तमिलनाडु में। उसके बाद से है यहाँ पर, और उसके बाद से है हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, इसका नामकरण विशाल एवं बहुरंगी वन पक्षी हार्नबिल के नाम पर रखा गया है। और उसके बाद से है, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ऑप्शन का तरीका भी पहले देख लेते हैं कि कौन उपयुक्त में से कितनी पंक्तियां का देखना है कि सही कथन पर विचार करना है। जब बड़ा क्वेश्चन दिखे तो हम लोग का मुख्य कर्तव्य क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन का तरीका क्या है। यहाँ पर देखने का ज्यादा फायदा नहीं, इसका एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है नहीं। तो एक भी क्वेश्चन अब हम लोग को सब का सब आएगा तभी बन पाएगा ये। यहाँ पर दे रहा है कि ओणम जो है यह केरल में मनाया जाता है और फसल कटाई का त्योहार है तथा राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। ये एकदम सही है, ओणम केरल में मनाया जाता है, एकदम सही है। यहाँ पर पोंगल जो है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, चावल दूध और गुड़ को उबालकर बनाए जाने वाले व्यंजन से संबंधित है। लेकिन जो दे रहा है हार्नबिल महोत्सव, ये हार्नबिल महोत्सव वास्तव में अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड से यह शुरू हुआ। 1 दिसंबर, कितना दिन चलता है जी, तब 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है यह ध्यान रखिएगा, 10 दिनों तक चलता है। और इसको एक ऐसा त्योहार है जिसको मतलब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसको जनजातियों ने शुरू किया है। और पर्यावरण संरक्षण मतलब कि एक तरह से रंगीन पक्षी हॉर्नबिल कैसा होता है, रंगीन पक्षी और बहुत सुंदर दिखने में पक्षी होता है, तो प्रकृति का सबसे सुंदर मतलब जीव माना जाता है इसको। हॉर्नबिल को प्रकृति का सबसे सुंदर जीव और सबसे बड़ा मतलब बड़े और सुंदर जीवों में से एक माना जाता है इसको, हॉर्नबिल को। तो इसकी रक्षा करना मतलब कि प्रकृति की रक्षा करने के क्षेत्र में माना जाता है इसको। इसको इसीलिए तो इसको राज्य सरकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त है हॉर्नबिल महोत्सव को। और जब ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक लगता है तो मान लीजिए कि नागालैंड में एक तरह से राजकीय महोत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर दूसरा नंबर गलती हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 कथन सही है, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर राज्य की सरकारें भी इसमें राजनीतिक स्तर पर भागीदारी इसमें ली जाती है हॉर्नबिल महोत्सव में देखने के लिए। काफी बेहतर नृत्य और गायन होता है उसमें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर है तट और प्रकार दिया हुआ है। तट दे रहा है फ्योर्ड, जलमग्न हिमानी घाटी, उसके बाद से रिया, उभरी हुई नदी घाटी, डालमेशिया, नदी तट द्वारा निक्षेपित। और क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है। और कैसे दिया है, तो केवल एक और तीन, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। और जहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला हो, यहाँ पर बढ़िया से लगने वाला, तो दांत दिखाकर खुश होने की जरूरत है। एक भी सही हम लोग का गलती मिल जाएगा, सही या फिर गलती हम लोग को फटाक से आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो दे रहा है, तीसरे नंबर देख लीजिए ना, तीसरे नंबर जब देखिएगा कि यहाँ पर दे रहा है डालमेशिया, डालमेशियन का अर्थ कर रहा है कि नदी तलछट द्वारा निक्षेपण होता है जी। तो डालमेशिया जो है, यहाँ पर नदी नदी तलछट द्वारा नहीं बल्कि द्वीपों के पास में लंबे सक्रिय द्वीप घाटियां होती है। ये द्वीपों द्वारा नहीं बल्कि यह समुद्री धाराओं द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पर ये क्या, मान लीजिए कि एक द्वीप है तो समुद्री धारा, मान लीजिए कि इधर समुद्र है तो ये बार-बार धक्का मारती है, तो इस तरह से बहुत प्रकार की घाटियां बन जाती है द्वीपों में। तो इसी को डालमेशिया के नाम से जाना जाता है, ना कि नदी तलछट द्वारा बना क्षेत्र है। यहाँ पर तीसरा नंबर गलती हो गया और चुनना क्या है, सही। तीसरा नंबर गलत, तीसरा नंबर गलत, तीसरा नंबर गलत, आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से देखिए कितना आसानी से हम लोग का निकल चुका है आंसर। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड इसीलिए कहा जाता है कि पहले तो लगभग 70-80 क्वेश्चन इस तरह से आते थे, अब नहीं आता है, फिर भी 20 से 25 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से बन सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए और एलिमिनेशन मेथड लगने वाला हो तो दांत दिखा के खुश हो जाइए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के संदर्भ में विचार करना है। कैसा विचार करना है जी, तो सही पर विचार करना है, सही कथन पर विचार करना है। सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। यहाँ पर 40-50 दांत दिखाकर खुश हो जाने की जरूरत है। तो मान लीजिए कि एक भी हम लोग का आंसर गलती मिल गया तो हम लोग का सही आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो दे रहा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है जी। तो यहाँ पर नोडल एजेंसी है। उसके बाद से यह नीति हिमालय और सोन नर्मदा तापी बेसिन को उच्च क्षमता वाले भूतापीय क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करती है। और उसके बाद से यह भूतापीय क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो दे रहा है कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय की पहल है, तो एकदम सरासर गलती है, क्योंकि यह जो है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नहीं बल्कि क्या कहते हैं उसको, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। किसकी पहल है जी, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएनआरई बोलते हैं, एमएनआरई बोलते हैं इसको, इनके द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम सही हो जाएगा, और सॉरी गलती हो जाएगा। दूसरा नंबर एकदम सही है कि हिमालय और नर्मदा को यह मुख्य कहते हैं उसको हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करता है, जहाँ से भूताप प्राप्त हो सकते हैं। और इसमें 100% एफडीआई की भी अनुमति है। 2 और 3 सही है, एक गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। विशेषताओं पर विचार करना, कैसा विचार करना जी, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है। ये विशेषताएं जो हैं किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है, किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है। यहाँ पर दे रहा है मानसूनी जलवायु, उसके बाद से है भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, सवाना जलवायु। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिएगा तो ध्यान से,
यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय जलवायु के समान है यह। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और संवहनीय वर्षा, और इसके बाद से तापमान का पास बहुत कम होता है। तो ये सब एकदम सबसे आसान क्वेश्चन में से एक इसको मान सकते हैं, क्योंकि यह भूमध्य रेखीय जलवायु की स्पष्ट व्याख्या ही कर देता है, 3 विशेषता बता देता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों पर विचार कीजिए। वृक्ष प्रजातियों पर विचार करना है, और यहाँ पर तेरा उपयुक्त कितनी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वृक्ष प्रजातियां हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार प्रजातियां हैं जी। यहाँ पर है केवल एक, केवल दो, सभी तीन। उसके बाद से दे रहा है कोई नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पर जब देखिएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रजातियां, तो यहाँ पर रोजवुड जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है जी। रोजवुड तो एकदम सही, ये एकदम सही है कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर साल और लाल चंदन जो है यह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर 1 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन देशों में मुख्य रूप से यूराल पर्वतमाला का विस्तार है। यूराल पर्वतमाला का विस्तार है, क्या विचार करना है जी? तो सही कथन, सही उत्तर का चयन करना है यूराल पर्वतमाला के संदर्भ में। यहाँ पर दे रहा है रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस। यहाँ पर जो दे रहा है यूराल पर्वत का विस्तार कहाँ पर है? रूस में है। तो हम, और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। ऑप्शन देखते ही एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, दांत दिखा के खुश होने की जरूरत है। ऐसे बाहर का भी दांत दिखा के खुश हो सकते हैं। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर रूस में थी है, एकदम सही है कि यूराल पर्वत को आप लोग सबसे पहले देखिएगा। तो रूस और यूराल पर्वत क्या काम करते हैं, कहाँ पर है जी? तो ऐसे यूरोप का पहले नक्शा बना लेते हैं और इसको बढ़िया समझ लेते हैं जगह की। इसमें भले ही एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है तो क्या है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि काफी आसान होते हैं और उसको पढ़ लेने में कोई हर्जा नहीं होता है। ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है, इसको कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारा है रूस का क्षेत्र है, यहीं पर स्थित है यहाँ पर यूराल पर्वत। यूराल पर्वत क्या करता है जी? तो यूरोप, मान लीजिए ये यूरोप है, तो यूरोप और एशिया को अलग करने का काम करता है। रूस यहाँ पर भी है, रूस यहाँ पर भी है, और इन दोनों को अलग करने का काम करता है कौन जी? एशिया और यूरोप को। तो यूरेशिया क्या कहते हैं इसको? यूराल पर्वत। तो इसीलिए तो इसको यूरेशिया क्षेत्र कहा जाता है। जो भी इसके क्षेत्र में जुड़े हुए हैं इसको यूरेशिया क्षेत्र कहा जाता है, यूराल पर्वत से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद से दे रहा है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान एकदम, कजाकिस्तान यहीं पर सटा हुआ है इसे यूराल पर्वत से, तो कजाकिस्तान भी सही है। लेकिन यूक्रेन जो है काफी अंदर है, यूराल पर्वत से काफी दूर है, तो यहाँ पर यूक्रेन नहीं होगा। मंगोलिया तो इधर ना है जी, मंगोलिया चीन के पास में इधर है, तो यहाँ पर मंगोलिया दूर दूर तक नहीं होगा। बेलारूस भी यहाँ पर यूक्रेन के पास ही है, तो यहाँ पर यह भी नहीं होगा। तो केवल 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 1 और 3 से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में विचार करना, कैसा विचार करना है जी? ऐसा वैसा नहीं, बल्कि सही कथनों पर विचार करना है, सही कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पर दे रहा है इस पुरस्कार को प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है जी। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है। उसके बाद से आचार्य विनोबा भावे जो थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। और यहाँ पर दे रहा है इस वर्ष पहली बार किसी भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन का तरीका क्या दिया हुआ है जी? तो यहाँ पर ऑप्शन का तरीका दिया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड वाला, और ये एलिमिनेशन मेथड वाला है। अगर सही गलती है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि सब का सब सही हो जाएगा तो कोई बातें नहीं है। यहाँ पर तीनों के तीनों एकदम सही है। कैसे किया? एशिया का नोबेल किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे। किसके द्वारा दिया जाता था? फिलीपींस सरकार के द्वारा। और रेमन मैग्सेसे कौन थे जी? तो फिलीपींस के नेता थे। यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पाने वाले प्रथम भारतीय थे, एकदम सही है। यहाँ पर रेमन मैग्सेसे की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में ही कर दी गई थी, और विनोबा भावे को उसी समय मिला था। इस वर्ष पहली बार किसी भारतीय संगठन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एकदम सही है। एजुकेटेड गर्ल्स नामक एनजीओ को मिला है इस बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 जो है। भारत की ही एजुकेटेड गर्ल्स नामक संस्था है, उसी को दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एजुकेटेड गर्ल्स नाम की एक एनजीओ है, इसी को इस बार दिया गया है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी सबसे उत्तर में अवस्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी सबसे उत्तर में अवस्थित है? पेंगोंग त्सो, वुलर झील, सोमोरोरी झील, डल झील। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील जो है उत्तर में अवस्थित। सबसे उत्तर में कौन है जी? तो बुलर झील अवस्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसको अगर मैप में भी देखना चाहें तो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि मैप में भी इसको देख लेते हैं एक बार। ऐसे कि जब इतना छोटा क्वेश्चन है और काफी लॉजिकल है, यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र का, तो कुछ इस तरह से क्षेत्र बनेगा, तब ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर लद्दाख वाला जो क्षेत्र बना लेंगे ऐसे, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कौन सा है जी? तो वुलर झील यहाँ पर है, वुलर झील यहाँ पर है। उसके नीचे है, यहाँ पर देखिएगा तो डल लेक कुछ इस तरह से पड़ेगा, डल लेक। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर है पेंगोंग त्सो झील, जहाँ पर हमेशा विवाद रहता है। ये यहीं पर फिंगर इसमें स्थित है, जिसको विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे अंगुलीनुमा संरचना बनी हुई है, जहाँ पर हमेशा विवाद बना रहता है। और इसी पर हाल ही में जहाँ जो अक्साई चीन है, उस पर चीन ने अपना एक पुल भी बना लिया है, जैसे कि जिससे कि यहाँ से यहाँ आना बहुत आसान हो चुका। पहले जो चीन के सैनिक थे इस तरह से घूम कर तब यहाँ पर आते थे, लेकिन अब जो चीनी सैनिक यहाँ पर बना दिया है इन्होंने, कुछ इस तरह का जो क्षेत्र था
यहाँ पर पहले चीनी सैनिक यहाँ पर ये जो इस तरह से फिंगर लेक था, यहाँ पर आने के लिए इस क्षेत्र में चीनी क्षेत्र में आने के लिए और चीनी सैनिकों को इधर से पूरा घूम कर आना पड़ता था, लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर उन्होंने बना लिया, तो उनकी गश्ती ज़्यादा बढ़ चुकी है। यही भारत के लिए चिंता का विषय है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था कुछ दिन पहले। यहाँ पर सोमोरुरी झील कहाँ पर है जी? तो सोमोरुरी झील कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे उत्तर में कौन है जी? तो वुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार कर लेते हैं, कैसा विचार करना है जी? यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या से संबंधित है और कैसा व्याख्या दे रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहले व्याख्या से संबंधित है और 2 कथन वाला है, कथन 1 कथन 2। यहाँ पर हम लोग का सही से जल्दी से बना लेना है, तो सबसे पहले हम लोग को दूसरा नंबर स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। तब यहाँ पर दूसरा नंबर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बीच में कौन शब्द का प्रयोग करना चाहिए? इसलिए या फिर सो का प्रयोग करना चाहिए। यदि इसलिए या फिर सो का शब्द का प्रयोग करने के बाद यदि सटीक रूप से बैठ जाता है, तब जाकर दूसरा फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट पढ़ने पर तब हम लोग का आंसर ए हो जाएगा, वरना बी हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी एक ठो गलती होगा, कोई भी एक ठो गलती होगा, बी और सी में से आंसर चला जाएगा। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर दे रहा है कोलकाता में सौर दोपहर चेन्नई की तुलना में पहले होती है। और इसके बाद से कोलकाता चेन्नई की तुलना में उच्च उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उच्च उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सही है कि कोलकाता जो है, कोलकाता में पहले दोपहर होती है, सौर दोपहर होती है। क्यों? जी, कि अगर भारत का मैप जब देखिएगा तो कुछ इस तरह से हम लोग का भारत का मैप कुछ पूर्वोत्तर से ही बनाते हैं, क्योंकि हम लोग पूर्वोत्तर से पूर्वी क्षेत्रों से ही ज़्यादातर काम है। तो कुछ इस तरह से हम लोग का है भारत का मैप। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर है कोलकाता और यहीं पर जब चेन्नई दक्षिण की तरफ आइएगा, तो दक्षिण की तरफ आइएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पर चेन्नई है। तो देखिए ये अंदर की तरफ है, अर्थात पश्चिम की तरफ है। पश्चिम की तरफ मतलब कि लेट से दोपहर होता है। पहले यहाँ पर दोपहर होता है। अगर आप लोग देशांतर के संबंध में समझे होंगे, तो यहाँ पर पहले सूर्योदय यहाँ पर पहले होता है, उसके बाद से इधर की तरफ अंदर की तरफ बाद में सूर्योदय होता है। तो दोपहर भी पहले यहाँ पर होगा। 1 नंबर तो सही हो जाएगा। दूसरा नंबर ये दे रहा है कि चेन्नई की तुलना में कोलकाता चेन्नई की तुलना में उच्च उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पर ये उत्तर में स्थित है, ये तो ठीक है कि उच्च उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। लेकिन इसके कारण नहीं है। अक्षांश की बात की जगह यह कह देता कि यह ज़्यादा पूर्वी देशांतर में है। यह जो है चेन्नई की तुलना में कोलकाता पूर्वी देशांतर में, इसलिए यहाँ पर पहले दोपहर होता है। दोनों के दोनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है, क्योंकि उत्तरी की जगह यहाँ पर पूर्वी अक्षांश की पूर्वी देशांतर की बात करता है, तब हम लोग का व्याख्या सही होता है। यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही निम्नलिखित युग्मों में से कितने जो है सही हैं? सही कथनों का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा है शहर, उसके बाद से नदी तट, यहाँ पर दे रहा है विजयवाड़ा गोदावरी, कोयम्बटूर कावेरी, उसके बाद से राउरकेला महानदी, जबलपुर नर्मदा। यहाँ पर जो है विजयवाड़ा एकदम यहाँ पर विजयवाड़ा जो दे रहा है गोदावरी नदी पर है, तो एकदम सरासर गलती है, क्योंकि यह विजयवाड़ा गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है। यह जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का शहर है, लेकिन ये जो है कहाँ पर स्थित है जी? ना, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। विजयवाड़ा कहाँ पर है जी? तक कृष्णा नदी पर है, ना कि गोदावरी पर। और यहाँ पर दे रहा है कोयम्बटूर कावेरी नदी पर। यहाँ पर यह भी गलती है, ऐसी कोयम्बटूर जो है कावेरी नदी पर स्थित नहीं है।